हाय दोस्तों, मैं एम के सिंह आई आनंद इंग्लिश क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बात की, अपनी मंतव्य को आपके सामने रखा और अब मैं विषयवार क्रम में आपके सामने आता हूं। मैंने विषय की जानकारी के बारे में आप हमारी चर्चा होनी चाहिए। उसके अंतर्गत सबसे पहले आता है आपके सिलेबस। उसकी चर्चा पहले हम आपसे करना चाहेंगे सिलेबस में, और तब आएंगे टॉपिक वाइज। पहले सिलेबस को देखा जाए, आई मीन कोर्स ऑफ स्टडी। अध्ययन के विषयवार ये देखना है हमें। इसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में जितने भी चीजें आती हैं उन चीजों पर हम लोग रूबरू होंगे और एक एक चैप्टर का विस्तार गहन पूर्वक उसका अध्ययन करेंगे और उसके वैज्ञानिक तौर तरीकों के अनुसार ही हम उस पर अटेम्प्ट लेंगे। तो पहले कोर्स ऑफ स्टडी को देखा जाए। कोर्स ऑफ स्टडी के अंतर्गत आ रहा है आर्टिकल, नाउन नंबर, नाउन केस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, verb, adverb, preposition, conjunction, ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। कंपटीशन में इन भागों का क्या कंट्रीब्यूशन है, जब हम इसके विस्तार में जाएंगे वहां हम इसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है टेंस, सिंटैक्स, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ग्रामर के पार्ट हैं, इतने सारे ग्रामर के पार्ट हैं। अब इसके अलावे आते हैं कंपोजिशन का सेक्शन, जिस कंपोजिशन में आप सिनोनिम को पढ़ेंगे, एंटोनिम्स पढ़ेंगे, होमोनिम्स पढ़ेंगे, ग्लोसरी ऑफ अपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे, रैपिड फिलर आएगा, सिंगल फिलर, ड्यूअल फिलर, ट्रिपल फिलर, इस तरह के हालात होंगे। उसके बाद कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेज आएंगे, उसके बाद प्रोवर्ब्स आएंगे, फिर एरर्स आएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन आएगा। इन सारी चीजों को बारीकी से एक एक चीजों को देखना। ओवरऑल होता क्या है, जब हम ग्रामर के बारे में आते हैं तो व्हाट इज ग्रामर, जब इस चीज को कहा जाता है तो हम क्या सुनते हैं, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करते हैं कि व्याकरण या ग्रामर किसी भी भाषा की वो विधा होती है जिसके अध्ययन से हम उस भाषा को अच्छे से शुद्ध लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। और ऐसा हम कब कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं तभी जब हम अच्छा से उसे समझेंगे। तो जो कंपोजिशन के पार्ट हैं
उनके लिए ग्रामर की आवश्यकता कम है, लेकिन जो ग्रामर के पार्ट है अगर ये हमारा स्ट्रांग होता है, इस पर हमारी फोकस आ जाती है, तो बट नेचुरल है कि कंपोजिशन के पार्ट जब हम जाएंगे तो वहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी डेवलप हो चुकी होगी और हमारा स्किल वहाँ काम करेगा और ये चीजें वहाँ हमें मदद करेंगी उन चीजों को अंडरस्टैंड करने में। ये ग्रामर के सेक्शन हो गए। इसके बाद आप कंपोजिशन के सेक्शन को लेते हैं, तो जगह कम है, इसके वजह से हम इसको अब हटाएंगे, मिटाएंगे और इसके बाद हम आपको कंपोजिशन की दुनिया में ले चलते हैं। अब कंपोजिशन के अंतर्गत आ गए सिनोनिम्स, फिर आ गए एंटोनिम्स, फिर आ गए होमोनिम्स, कुछ ऐसे शब्दावली हैं जिनको समझने में आपको परेशानी हो सकती है, मैं भी फिर भी मैं बताता हूँ। सिनोनिम्स, जिसको अंग्रेजी में आप सिनोनिम्स कहते हो, हिंदी में उसी को कहते हैं पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, उसको कहते हैं सिनोनिम्स। अंग्रेजी में जिसे आप एंटोनिम्स कहते हो उसी को हिंदी में कहते हैं विपरार्थक, अपोजिट वर्ड्स, उल्टा शब्द। और होमोनिम जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं श्रुति समानार्थक शब्द। श्रुति यानी सुनना, सुनने में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको सुनने में समान लगते हैं लेकिन बारीकी पर उनके प्रयोग में अंतर आते हैं। ऐसे शब्दों को ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लड़के मिसगाइड होते हैं और कहते हैं कि वर्ड का प्रॉब्लम है। वर्ड का प्रॉब्लम नहीं होता है, वर्ड से ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो सुनने में, जैसे आप बोलते हो अल्टर, ALTER, ALTAR, दोनों को अल्टर ही बोला जाता है, लेकिन दोनों के स्पेलिंग में कहीं ना कहीं बदलाव है। जैसे आप कॉम्प्लीमेंट बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट बोलते हो, तो थोड़ा सा स्पेलिंग में है परिवर्तन, लेकिन इसके जो मीनिंग है उसमें भी परिवर्तन है और प्रयोग में भी अंतर है, लेकिन सुनने में ये सब एक जैसे लगते हैं। तो इन्हीं चीजों को देखना है। उसके बाद अब क्या आता है, पैसेज। उसके बाद आता है क्लोज टेस्ट। उसके बाद आता है स्पेलिंग टेस्ट। उसके बाद आता है रैपिड फिलर। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट। उसके बाद आते हैं आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। उसके बाद आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस सेक्शन के जब आगे बढ़ेंगे तब हमारे लिए आ जाएगा क्या, फ्रेज। तब क्या आ जाएगा, एरर्स। लगभग पूरे भारतवर्ष में जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं जिसमें अंग्रेजी का सिलेबस है, ओवरऑल इतनी चीजों पर हमें फोकस करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे भी एग्जाम हैं पर्टिकुलर जहां पर इतने बड़े सिलेबस की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम हैं, अब ये सारी चीजें लागू होती हैं हर तरह के जनरल कंपटीशन में।
चाहे आप बैंकिंग का करो, चाहे आप एसएससी का करो, चाहे आप एमबीए का करो, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि आपको वहां पर ये समझना पड़ेगा किन चीजों को हमें जानना है, समझना है। नेचर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, भाषा तो हर एग्जाम में अंग्रेजी ही होती है, लेकिन नेचर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा उसके आइडियाज अलग अलग आते हैं। बैंकिंग के क्वेश्चंस अलग आते हैं और क्या कहते हैं एसएससी के क्वेश्चंस अलग आते हैं। अब इन चीजों को आप गौर से समझो कि फर्क कहाँ आता है, किस अंदाज में आता है। तो एसएससी जो क्वेश्चन लाती है हमारे एग्जाम में, उस क्वेश्चन को जो कंपाइल किया जाता है उसका बेस होता है ब्रिटिश इंग्लिश, यानी ब्रिटेन में चलने वाले अंग्रेजी के मैकेनिज्म को ही हम यहाँ पालन में लाते हैं। क्योंकि हमारे देश में ब्रिटेन की हुकूमत 250 वर्षों तक लगभग रही, वो लोग तो गए, लेकिन भाषा का प्रभाव आज भी है। आजादी के बाद से आज तक उन्हीं की अंग्रेजी हमारे देश में प्रचलन में मोस्टली रहा है। बट नाउ अ डेज द एरा हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड। युग बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है, पूर्ण रूप से चेंज हो चुका है। अब क्या हुआ है कि ग्लोबल टर्म में अमेरिकन इंग्लिश खोल के सामने आ रहा है। जैसा कि आप जानते हो एमबीए के क्वेश्चंस होते हैं, क्या बैंक पीओ के क्वेश्चंस होते हैं, एलआईसी AAO के क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे देश के बाहर से भी छप कर आते हैं कुछ समय के लिए। तो बट नेचुरल है कि कुछ क्वेश्चन अमेरिका में भी सेलेक्ट किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ भारत में भी होते हैं। ये सारी चीजों को मिला कर दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन अमेरिकन अंग्रेजी से लिया जाएगा तो उसके अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। इंग्लिश दोनों ही जगह है, लेकिन फर्क है क्या कि आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले हमारे यहाँ क्रेडल वाला टेलीफोन हुआ करता था, जिसमें फिंगर से हम नंबर डायल करते थे। अगर आज भी वो चीज आपके पास है और चालू है तो आप उसे फोन करके देखो किसी को। अगर फोन नहीं लगता है तो आपके कान में आवाज क्या आती है, आप वहां गौर करो। वहां आती है आवाज, जब भी आप करेंगे तो वहां आवाज, दिस रूट इज इंगेज, प्लीज ट्रायल आफ्टर सम टाइम्स। और नाउ अ डेज यू हैव अ मोबाइल इन योर पॉकेट। आज युग बदला है, आज के दिनों में वो मोबाइल, वो टेलीफोन नहीं है, आपके पॉकेट में मोबाइल आ गया। अगर आप आज के डेट में मोबाइल से किसी को फोन करो और फोन नहीं लगे तो देखिए आपके मोबाइल में क्या आवाज आती है। आपने कभी गौर नहीं किया, सुना तो होगा बहुतों बार, आपने तवज्जो नहीं दी, वहां तवज्जो दीजिए। तो आपके मोबाइल से आवाज आती है, दिस रूट इज बिजी, प्लीज ट्रायल आफ्टर सम टाइम्स। आपने जिसको डायल किया है वह व्यक्ति अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद बात करें। तो आपने इस टर्मिनोलॉजी को पकड़ा, जो वो वहां लिखा गया था, जो टेलीफोन था जिसको हमने फिंगर से डायल करके फिर बात की, तो वहां शब्द किया गया कि यह इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। तो व्यस्त के लिए वहां पर इंगेज शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि व्यस्त शब्द के लिए यहां पर बिजी शब्द का प्रयोग किया गया। ये आपको पकड़ना पड़ेगा, ये चीजें जाननी होगी आपको, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन ऐसा नहीं होता केवल ब्रिटिश इंग्लिश पर आधारित होते हैं। तो वहां पर इन चीजों में क्या तब्दीलियां आ रही हैं पढ़ाई में, विषय में, इन चीजों को आपको भी अध्ययन में रखना पड़ेगा। जैसे अब ब्रिटिश इंग्लिश कहता है कि प्रोग्राम का स्पेलिंग होता है PROGRAMME, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश प्रोग्राम का स्पेलिंग देता है PROGRAM। अब देखिए कंप्यूटर के रैम को खोल के देखिए, वहां प्रोग्राम लिखा हुआ, देखिए क्या स्पेलिंग आता है। ब्रिटिश इंग्लिश कहता है सेंटर का स्पेलिंग होगा CENTRE, जबकि अमेरिकन इंग्लिश कहता है सेंटर का स्पेलिंग होना चाहिए CENTER। ब्रिटिश इंग्लिश कहता है फोन का स्पेलिंग होता है PHONE, ये ब्रिटिश इंग्लिश का है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश कहता है नहीं, फोन का अंग्रेजी FONE। आपने देखा होगा वोडाफोन कहीं लिखा हुआ, पढ़ के देखो वोडाफोन में कहीं PHONE लिखा हुआ या FONE लिखा हुआ है। आपने देखा, ध्यान नहीं दिया, मैं आपको ध्यान देने का रहा हूं, देखो फिर से एक बार ध्यान दो। वोडाफोन लिखा हुआ है तो उसमें PH का प्रयोग नहीं है, F का प्रयोग है। इन सारी चीजों को, जिस चीज को ब्रिटिश इंग्लिश जिसको स्टोरी बोलता था, जिस सेंस के स्पष्ट करने के लिए स्टोरी शब्द का प्रयोग करता था, आज अमेरिकन इंग्लिश वहां आ गया, फ्लोर का प्रयोग होता है। पहले जमाने में हम लोग कहते फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी। अब ऐसा नहीं बोलते फर्स्ट स्टोरी से, आप बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तब फ्लोर शब्द आ गया। ये टेक्निकली बदलाव आए हैं।
लेकिन ग्रामेटिकल नोड जो हैं वो दोनों के समान हैं, उसमें अभी परिवर्तन नहीं किया गया। इवन कि यहां तक मैं बता सकता हूं कि ग्रामेटिकल नोड में अभी ब्रिटिश इंग्लिश को ही मान्य रखा गया है। खैर कोई बात नहीं है, क्वेश्चन इस तरह से बदलते हैं जहां पर बच्चे, जैसे आप एसएससी के अंग्रेजी को लेकर बनाने बैठते हो तो कुछ कंफर्ट महसूस करते होगे, थोड़ा सा राहत महसूस होगी, थोड़ा लगता है कि हल्का है, सहज है, हम इसमें एक दो बना सकते हैं। लेकिन जब बैंकिंग की अंग्रेजी को आप देखते हो, अंग्रेजी वहां भी आती है, तो देखते ही आप अटपटा हो जाते हो, लगता है कि ये समझ में नहीं आने वाला। क्यों? ऐसी हालत आपकी कैसी होगी? आप दोनों जगह अंग्रेजी था, एक जगह हल्का सा आपने रिलैक्स महसूस किया, दूसरे जगह आप टेंस हो गए। व्हाट इज दिस? इन चीजों पर फोकस करनी होगी, इनको समझना होगा, ऐसी चीजों को आपको जानना होगा। और सबसे पहले छोटी छोटी चीजों से ही आपको आगे बढ़नी होगी। जितनी भी चीजें हैं जिसे हम पर डे आंख से देखते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं, हमारे मेमोरी में नहीं होता, वही चीज जब पढ़ाई में आ जाती हैं, ओ सर ये बात बोल रहे थे, थोड़ा सा, जैसा कि मैंने कहा था पिछली बार, आपको बताया था, कभी भी कहीं पढ़ो, अपने दिमाग को इतनी आजादी, इतनी स्वच्छंदता अवश्य दो और दिमाग ये फील कर सके आई कैन अंडरस्टैंड। आप किसी भी अवस्था में, पढ़ाई की किसी भी अवस्था में, आपने अगर ये चीज ठान लिया कि आई कैन अंडरस्टैंड, तो आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, एक दिन समय आएगा कि आप उसी विषय में अच्छे हो जाएंगे। और सबसे अहम बात, कंपटीशन से रिलेटेड, कंपटीशन की पढ़ाई में कभी भी इंटेलिजेंट बनने की कोशिश ना की जाए। जैसा ये मेरा खुद का तजुर्बा है, वहां पर अपने आप को आप इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश ना करो, अपने आप को मेहनती बनाने की कोशिश करो। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने अपने आप को मेहनती बना लिया, अपने आप को अपने लेबोरियस बना लिया, एक दिन इंटेलिजेंस या दौड़ कर आपके पास आएगी, आपको बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को, चूंकि आप वहां अभ्यर्थी होंगे, अभ्यास करना होगा, अध्ययन नहीं करना है, अभ्यास करना है। तो अभ्यास किसका करेंगे? जिसका आपने अध्ययन किया है उन चीजों का अभ्यास आप करेंगे, तो वो चीज मानसिक तौर से हमारे उंगली फिंगर में कैसे एडजस्ट होगा, इसमें तारतम्य कैसे बैठाएं, दिस इज कॉल्ड कंपटीशन। यही है कंपेटिटिव स्किल। जैसा कि मैंने कहा कि कंपेटिटिव कोई पढ़ाई नहीं होती, कंपेटिटिव स्किल होती है, सोच होती है। इस सोच को तुम बनाए रखो अपने जीवन के, ऐसा होता है। और अगर आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली है, जो भी आपका गोल होगा, शायद वहां पर मैं आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता हूं, अगर आपने ऐसा किया तो। अब है कि इतने ये सारे सिलेबस हैं, इसी में एसएससी है, इसी में बैंकिंग है, इसी में एमबीए है, सारे जितने भी भारतवर्ष में, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, वो सारे का सिलेबस यही है, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। और ऐसा मैंने कहा, कुछ ऐसे भी कंपटीशन है जहां पर इतने सिलेबस की आवश्यकता भी नहीं है, कुछ कम ही लगता है। लेकिन मैं पढ़ाई के दौरान, बताने के दौरान, जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा उस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के जो पढ़ाई के क्रम में पॉइंट को डील करूंगा, और वहां बताऊंगा कि इस तरह के फंडा एसएससी में आते हैं और इस तरह के फंडा बैंकिंग में आते हैं। ये एसएससी में आते हैं, ये बैंक में आते हैं, ये एसएससी में आते हैं, ये एमबीए में आते हैं, इस तरह के एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चूंकि आप जब कॉन्सेप्ट आप ले लोगे और तब वहां पर डिफ्रेंशिएट हम कर देंगे, तो आपको समझने में बहुत सहूलियत होगी। अभी आपने कोर्स ऑफ स्टडी को जब पढ़ा होगा तो कुछ चीजों में आपको लगा होगा कि सर ने 1-2 चैप्टर लिखा ही नहीं है। बिल्कुल सही, मैंने नहीं लिखा है। वो चैप्टर आप क्या दिखा सकते हो? तो पहला ये दिखा सकते हो, सर नाउन जेंडर कहाँ है। तो माय डियर, इसको याद रखो, नाउन के 3 चैप्टर्स होते हैं अंग्रेजी में, ये सच है। नाउन नंबर, नाउन केस, नाउन जेंडर। लेकिन कंपटीशन में जेंडर से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाते, और कंपटीशन में इंटरजंक्शन से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया। हाँ, कुछ ऐसे पार्टिकुलर एग्जाम हैं जहां जेंडर से सवाल आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन मोस्टली और सब जो एग्जाम होते हैं उसमें जेंडर से सवाल नहीं होते, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। खैर वो पढ़ाई का चीज है, वो हम कभी भी आपके सामने ला सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, आप ये कह सकते हो कि सर आपने जो सिलेबस दिखाया उसमें वॉइस नरेशन को आपने कहीं मेंशन नहीं किया। नहीं, मैंने किया है, आप देखो गौर से, तो किया हुआ है। क्या?
कि जहां पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी क्या होता है? रूपांतरण। और वॉइस नरेशन इसी के अंतर्गत आता है। तो जहां ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ उसी में आप उसी के अंतर्गत आप वॉइस को पढ़ोगे, नरेशन को पढ़ोगे, रिमोट टू पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, इम्पेटिव पढ़ोगे, एसर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव से एसर्टिव बनाना, एक्सक्लामेटरी से एसर्टिव बनाना, एसर्टिव से एक्सक्लामेटरी बनाना, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। ये सारी जो विधाएं हैं, ये जो सारी प्रक्रिया हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही रखी गई हैं। तो जब वो चैप्टर शुरू होगा वहां पर आप इन सारी चीजों से रूबरू हो जाएंगे और एक एक मोमेंट के साथ। अब पढ़ाई के सबों का शुरू करने से पहले हम विषय पर मैंने विस्तार से बताया, अब टॉपिक पर मैं आता हूं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं टॉपिक को बोलने से पहले। बहुत दिनों से पढ़ाने के बाद जो अनुभव प्राप्त हुआ है, अब वर्तमान के समय, खासकर कभी के वर्तमान के दिनों में 3-4 वर्षों से बच्चे जब कंपटीशन में आते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके अंदर बहुत जोश भरी रहती है, एक उम्मीद लेकर वो आते हैं कि हमको ये बनना है, हम इस बैंकिंग को निकालेंगे, हम एसएससी को निकालेंगे। लेकिन जब वो जुड़ते हैं हम लोगों से, जब उनको अध्ययन में लाते हैं यहाँ पर और उस तरह की चीज़ों से जब प्रेरित करना चाहते हैं, तो देखते हैं कि वो या तो डिमोरलाइज अपने आप को महसूस करते हैं या ये समझते हैं कि हमको जानकारी नहीं है। माय डियर, इस चीज को बदलो। आपको हर चीज की जानकारी हो सकती है जिसकी जानकारी आप लेना चाहो। आपने जानकारी नहीं ली है इसलिए आप उसको नहीं जानते हो। जानकारी लो, जान जाओ। तो इसमें सेम फील नहीं करने का, कभी भी लज्जित मत करो अपने आप को। नहीं जानते हो, इस पर लज्जा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात अगर आप अपने टीचर से छुपाते हो तो ये लज्जा वाली बात है। ये आप हमसे मत छुपाओ, खुलेआम बोलो, शेयर करो। मैंने पहले के क्लास में कहा है, आपके हर एक सजेशंस मेरे लिए ऑर्डर होगा और मैं उन सारे सजेशंस को आपके अनुकूलन में लाने के लिए मांगा हूं कि मैं आपका भी आप क्या क्या गिरवांशज हैं हमसे, अगर वो आप हमको बताते हो तो मेरी कोशिश होगी कि आपके गिरवांश को दूर किया जाए, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे और अपने विचार से, अपने पढ़ाई से, अपने सिद्धांत से आपको दिखाएंगे। कोई भी चीज साइंटिफिक होना चाहिए, उसका बिल्कुल लॉजिकल एविडेंस रखना चाहिए हर चीज का कि ये है, इसकी वजह से ये हुआ। ये कोई स्टोरी नहीं है जो सुना एक राजा थे, उनके 4 बेटियां थी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये चीजें आपकी मेमोरी में कैसे रहेगी, ये अहम मुद्दा है। तो इसको मेमोरी में हमेशा रखने का मतलब क्या है कि हमेशा तैयार रखो, आई कैन अंडरस्टैंड, सर मैं समझ सकता हूं, मेरे अंदर काबिलियत है। और अगर इस पर कहीं दिक्कत हो तो बैक अपने पेरेंट्स के पास जाओ और तुरंत कहो, अपने अंदर फीलिंग आने दो कि मेरे माँ बाप ने हमको अच्छे संस्कार में पाला है, मुझे अच्छी तालीम दी है। अगर पढ़कर किसी ने नौकरी ली है तो मैं भी पढ़कर ऐसा कर सकता हूं। ऐसा सिर्फ सोच बनाओ, देखो कि आप जीरो से हीरो बनते हो या नहीं, खुद महसूस करोगे। फिर आओ अब चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पर आने से पहले टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। जितनी चीजों को अभी मैंने बोर्ड पर मेंशन किया कोर्स ऑफ स्टडी में, एक एक चैप्टर को मैं आपके सामने खोलूंगा अब बिल्कुल नए अंदाज में। आप इंटरेस्ट लेकर देखो, आपको लगेगा कि हम जानते हैं। कभी ये नहीं लगेगा कि नहीं जानते हैं, सर बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं। आपको लगेगा कि वही चीज सर बता रहे हैं जो मैं जानता हूं, लेकिन उसमें आप नयापन महसूस करोगे। दिस इज द थिंग। वहां पर आपको एक नई चीज जो अब लगेगा इसमें नयापन है, मॉडर्निटी है। ये होनी चाहिए। पढ़ाई का एक सीमा होती है। पढ़ाई कॉलेज में भी होती है, यूनिवर्सिटीज में भी होती है, स्कूल में भी होती है, पढ़ाई किसी इंस्टीट्यूशन में भी होती है, पढ़ाई किसी टीचर के यहाँ भी होती है। सब जगह दिखने में लगता है पढ़ाई हो रही है, लेकिन हर जगह पढ़ाई के मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं।
ये समझिए आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हो, कॉलेज में पढ़ने जाते हो, वहां पर एक ही मकसद से आप जाते हो। वहां के पढ़ाई का एक ही मकसद होता है कि हाउ टू गेन नॉलेज, यानी जिस विषय को आपने अध्ययन के लिए रखा है वहां पर ऑनर्स में या पीजी में या इंटर में, उस विषय में हमको कितनी ज्ञान मिले, कितनी जानकारी हो जाए, वहां कॉलेज की पढ़ाई का ये मकसद है। लेकिन जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में आते हो, किसी टीचर के पास आते हो, कंपटीशन के लिए आते हो, तो वहां भी पढ़ाई होती है, लेकिन उस पढ़ाई का मैकेनिज्म ये नहीं होता हाउ टू गेन नॉलेज। यहां मैकेनिज्म क्या हो जाता है, हाउ टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज। यहां मैकेनिज्म ये काम करेगा, यानी कंपटीशन आपको ये नहीं पूछेगा कि हाउ मच डेप्थ यू हैव, यानी कितनी गहराई रखते हो आप विषय में। कंपटीशन इन चीजों से कोई वास्ता नहीं रखता। कंपटीशन इन चीजों से वास्ता रखता है कि आप जितना भी जानते हो उस जानकारी का प्रयोग आप प्रदत्त समय में कर पाते हो या नहीं, ये स्किल्ड है या नहीं आप में। दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट को पकड़ना है। आप कितना जानते हो ये मायने नहीं रखता, कौन कितना जानता है ये मायने नहीं रखता कि भैया का मेरा ऐसे हो गया था, मेरा कोई ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव एग्जाम व्यक्तिगत होता है, बिल्कुल इंडिविजुअल होता है, सबके अपने अपने हालात होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिस हालात से आपके भाई साहब वहां गुजरे हैं वैसे ही हालात आपकी होने वाली है। उससे अच्छे हालात भी हो सकते हैं, उससे बुरी हालात भी हो सकते हैं, उनके जैसे भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी चीजें कंपटीशन में काम नहीं आती हैं कि फलाने को, चिल्लाने को, आराम को। नो, अपना लक्ष्य स्वयं डिसाइड कीजिए, किसको क्या हुआ उसकी मर्जी है, हम क्या लेंगे ये मेरी मर्जी है, हमें ये नौकरी चाहिए तो हम लेंगे। इस तरह का इंस्टिंक्ट होना चाहिए। चलिए अब आइए विषय पर जब आते हैं, विषय के अंतर्गत टॉपिक चैप्टर पर जब आते हैं तब आपको क्या बताते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, शब्द जिसको आप बोलते हो व्याकरण में, साहित्य में उस शब्द को भावना कहा जाता है। वो भावना है, यानी इंसान के अंदर जितने भी इमोशंस हैं, अगर इंसान उस इमोशंस में साउंड देता है तो वो वर्ड बनता है। एक रिलेशन है व्याकरण में और लिटरेचर में, ये रिलेशन है। उसके बाद आप ये भी बात याद रखो, किसी भी शब्द का, वो किसी भी भाषा का शब्द हो, किसी भी शब्द का अपना मौलिक अर्थ होता है। ठीक है, इसीलिए वो शब्द अर्थ नहीं हुआ तो शब्द ही नहीं होगा, उसका अर्थ है। लेकिन समझना क्या है, उसके अर्थ को नहीं पकड़ना, समझना क्या है। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि वो शब्द जो उसका मौलिक अर्थ है वो हर जगह मौलिकता में ही आए, ऐसा नहीं। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि कोई शब्द है जिसका मीनिंग आप जानते हो कि ये होता है, लेकिन आप उस शब्द किसी भी शब्द का स्वतंत्र अर्थ है। लेकिन ध्यान रखिए, उस समय आप सावधान हो जाइए, जब कोई शब्द किसी वाक्य में आ जाता है, किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को आप ले आओगे, तब वह शब्द अपनी मौलिकता को खो देगा। यानी उसके जो आशय थे, मौलिक आशय, हो सकता है कि मौलिक आशय न हो, तब वह शब्द करेगा क्या, तो वाक्य के स्थान के अनुसार अपना अर्थ क्रिएट कर लेगा। आपको ये खेल समझना पड़ेगा, बस यही फर्क है। यहीं पर आप लोग विवेक हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, आप पकड़ लेंगे। शब्द के बारीकी को समझना पड़ेगा। आपको एहसास हो रहा है कि मैं जानता हूं, आई नो इट वेरी वेल, बट आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि जो आप जान रहे हो वो एब्सोल्यूट है। अपने दिमाग में आपने उसको एब्सोल्यूट कर दिया कि अब इसके सिवा कुछ हो नहीं सकता। जैसे गो मतलब जाना, तो बचपन से याद है गो मतलब जाना, और गो का कोई और भी अर्थ हो सकता है। इस पर हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। सोचिए, गुड मतलब अच्छा, अच्छा मतलब गुड, हम लोग जान गए, एकदम बड़ी खुश हो गए। जहां भी गुड आएगा, गुड का मतलब अच्छा। ये सही है कि अच्छा का अंग्रेजी गुड है, लेकिन आप यहां पर सावधान है कि हर जगह अच्छा का अंग्रेजी गुड नहीं होता। ये बात मैं कह रहा हूं। कैसे नहीं होता, तो आप बोलते हो चाय अच्छी है, इसमें लगा तो गुड। अच्छा का अंग्रेजी तुम जान गए कि गुड मतलब अच्छा, अब चाय अच्छी तुम्हें लगा तो गुड। आपने रात में मुझे अच्छी नींद आई थी, लगा दीजिए गुड। तो हर जगह अच्छा का अंग्रेजी गुड ही होता है। यही चीज यही मिस करते हैं आप लोग। और क्योंकि एक बार पढ़ लिए, मैन मतलब आदमी, मैन मतलब आदमी, आदमी का अंग्रेजी जान गया। और उस पल को याद कीजिए जब पहली बार आपके दिमाग में आया होगा कि हम हिंदी से अंग्रेजी भी जान गए, कितनी खुशी हुई होगी, कितना उमंग में रहा होगा। लेकिन अभी आप समझिए, मैन मतलब आदमी, उसका वास्तविक मीनिंग है। लेकिन अगर वो वाक्य में जिस स्थान पर आएगा उसके अनुसार भी मैन मतलब पति हो जाएगा।
हमारे समाज में मेन मतलब पति होता है। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। कैसे? तो आपको मैं बताता हूं। किसी ग्रामीण इलाके में आप चले जाओ किसी शादीशुदा महिला के पास और उससे जाकर पूछो कि आपके हस्बैंड कहाँ गए हैं, तो हस्बैंड मतलब सब जानता है पति। हस्बैंड मतलब सब जानता है पति। अब वहां बोलेगी हमारा आदमी बाहर गया है, हमारा आदमी बाहर गया है। आदमी, हु इज आदमी? वो जो आदमी बोली, आदमी मतलब वहां क्या है? मैन। आदमी मतलब है हस्बैंड, तो वहां आदमी का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? मैन। कभी सही होगा क्योंकि रेफरेंस है वहां पर हस्बैंड का, इसलिए वहां पर मैन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हस्बैंड। आदमी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हस्बैंड। तो इस तरीके की बारीकी को जिस दिन आप पकड़ना शुरू कर देंगे, माय डियर, मैं आपको वादा तो कर सकता हूं लेकिन उतना जोरदार नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि विद इन 45 डेज, 45 दिनों के बाद आपको एहसास होगा कि आई नो समथिंग, बट आई नो समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको जरूर ये एहसास होना चाहिए 45 दिनों के बाद कि मैंने कुछ ही जाना है, लेकिन जो भी जाना है बेहतरीन जाना है, मजा आएगा। पढ़ाई का मेन वसूल यही होता है। और इसके अंतर्गत आज का जो चैप्टर हम आपसे डिस्कशन करने जाएंगे कि चूंकि मोस्टली लड़के जब कभी मैं डेमो वगैरह में कहीं और जाता हूं तो वहां पर लड़के जो मैं पूछता हूं उससे कौन सिलेबस सिखाने के बाद कि कौन सा चैप्टर तुम पढ़ोगे, तो मोस्टली लड़के फटाक से बोल देते हैं कि सर प्रीपोजिशन पढ़ाइए, कोई बोलता है टेंस पढ़ाइए, कोई बोलता है सर वॉइस पढ़ाइए, कोई कहता है नाउन पढ़ाइए। डिफरेंट आइडियाज आते हैं। इस तरह से हमारे पास बच्चों की मानसिकता आ गई कि मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि बच्चों, क्योंकि मुझे पता है एज ए टीचर कि किस चैप्टर को कब और कैसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपस में को रिलेटेड है। तो हमें बेहतरीन पता है कि किसी बच्चों से जब मैं फीडबैक लेता हूँ सिलेबस के बारे में तो उनके जो आइडियाज आते हैं तो वो सुन के मैं दंग रह जाता हूँ। इसका मतलब वो सिलेबस को ठीक से नहीं जानता। उनके जवाब बताते हैं कि सिलेबस को कब क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट नहीं होता उनसे, सिर्फ वो जानना चाहते हैं। एक दूसरे से संबंध क्या है ये जानना ही नहीं चाहते, जबकि पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप क सीखेंगे तभी ना ख पढ़ाएंगे। इन सारी चीजों को लेकर मेरा मानना है कि लड़कों के लिए जैसे बहुत जगह पढ़ लेता है, कुछ भी नहीं पढ़ता अंग्रेजी में तो टेंस जरूर पढ़ता है, सबको पता होता है टेंस क्या है। नाउन को भी लगभग सिंगुलर प्लूरल लगभग पढ़ ही लेता है, सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट भी देख ही लेता है। तो फिर दिक्कत कहां से आती है? तो कंट्रोवर्सी उसके लिए रह जाते हैं प्रीपोजिशन। पहले यही पढ़ के देखते हैं ये अच्छा होगा, तब देखते हैं क्या होगा प्रीपोजिशन। थोड़ा सा उनके लिए हर जगह टफ रहा, इसकी वजह से पहला फोकस प्रीपोजिशन होता है और मैं पहला ही चैप्टर आपके सामने प्रीपोजिशन रखूंगा, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बार बच्चों की जो मैंने आवाज सुनी है लगभग डेमो क्लास के दौरान, तो पहले यही ओपिनियन है सर प्रीपोजिशन पढ़ाइए, सर प्रीपोजिशन पढ़ाइए। वेरी फर्स्ट डे डेमो क्लास में गए तो लड़कों का ओपिनियन यही आया। जब भी मैंने सिलेबस पर उनका ओपिनियन जानना चाहा,